पीरियोडिक के लिए वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 40 नंबर का पीरियोडिक है तो 10 नंबर तक का वर्क एनर्जी पावर आ सकता है। ठीक है जी। इस चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ेंगे आप, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फोर्स क्या है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी एक अनएक्सलरेटेड बॉडी को एक्सलरेट कर दे। समझ गए आप मेरी बात? एक रुकी हुई बॉडी को चला दे या चलती हुई बॉडी को रोक दे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं? फोर्स। मतलब इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नेसेसरी फॉर द एक्सलरेशन। इसके बगैर एक्सलरेशन पैदा होना इम्पॉसिबल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फोर्सेस दो तरह के हैं आपके पास। एक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक फोर्स होता है आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? मान लीजिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो जाता है। अगर वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा था जहां आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाया, तब आप फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर? मतलब अगर वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली एट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मींस एट डिस्प्लेसमेंट ओनली, देन इट इज सेड टू बी द कंजर्वेटिव फोर्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव रहती है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड एट द नेचर ऑफ द सरफेस, इट इज स्मूथ और रफ, देन फोर्स सेड टू बी कंजर्वेटिव आल्सो। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता हो और इस चीज पर डिपेंड ना करता हो कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा है जिसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट चला, तब आप इस फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कंसेप्ट क्लियर? सेकंड बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं और बॉडी डिस्प्लेस हुई, फिर मैंने किसी दूसरे उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी सरफेस पर रखा और वहां भी मैंने उतनी ही दूरी तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके रखा, तो दोनों के वर्क में डिफरेंस आया। मींस अगर मैंने एक सरफेस के ऊपर 5 मीटर तक एक ऑब्जेक्ट खिसकाया, तब वर्क डन आया मेरे पास W1, और उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रख के 5 मीटर तक खिसकाया, वर्क आया W2। अगर दोनों पर वर्क डिफरेंट है, तब आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। मींस if the work done by the force depend at the nature of the surface, it is smooth or rough, then work comes under the non conservative force। तब वो काम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। कंसेप्ट क्लियर जी? 100% समझ आ गया? अब इसके बाद जरा ध्यान से समझेंगे आप, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके पास। कोई भी आप लीनियर एक्सेलरेटेड फोर्स लगाते हैं जहां फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है, तो उस लीनियर एक्सेलरेटेड फोर्स को आप एक कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एक मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जहां इस तरीके के फोर्सेस होंगे, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सवाल उठता है कि सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल सरस्वती विहार में भी था, सोफिया में, अगर कोई बच्चा अपने से सोफिया का हो तो सोफिया से भी था। गिव 2 एग्जांपल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लोग कहेंगे विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स मैं आपको बखूबी बता चुका हूं जब हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आया? अभी हम क्या पढ़ा? हमने अभी वर्क पढ़ना है हमें। फोर्स पढ़ा, फोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होगी, कोई भी फोर्स क्यों ना हो। डायमेंशन फॉर्मूला mL/T⁻⁻2 होगा, और इसका CGS यूनिट डाइन होगा, जहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम वर्क। अब स्टार्ट करते हैं फोर्स कंप्लीट, क्योंकि फोर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब सवाल उठता है वर्क क्या है?
अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है किसी थीटा एंगल पर विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, तब आप उसे क्या कहेंगे? वर्क। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरे पास टेबल है और इस टेबल पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया एफ वेक्टर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हुआ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इस तरफ था और ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा, देन वर्क विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट। सभी का ध्यान है, व्हेन वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट तब cos थीटा आता है ना कि sin थीटा। क्यों? डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर प्रोडक्ट और cos इज द स्केलर कंपोनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट एंड sin इज द वेक्टर कंपोनेंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहां? एफ एस cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आता है आपके पास वर्क निकालने के लिए, तो फोर्स की वैल्यूज लिखी होंगी इस तरीके से कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे सिंपली और वर्क आपके पास आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं आप? इसके कंपोनेंट का प्रोडक्ट इसके कंपोनेंट के साथ, तो x एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ आ गया? सो प्रदेश समझ आ? मान लीजिए दोनों फोर्स वर्क, दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच आपको एंगल दे दिया जाता है, तब आपको क्या करना है? आपको एंगल पता होना चाहिए कितना है, फिर cos थीटा निकालेंगे आप, उसके बाद f और s की वैल्यू रखने के बाद आपके पास आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर? अब इस पे थोड़ा सा डीपली काम कर लेते हैं ताकि हर तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। मेरे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस प्लस x एक्सिस, सॉरी माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ओरिजिन। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया अलोंग प्लस x एक्सिस, मैंने फोर्स लगाया प्लस x एक्सिस की तरफ, और अलग अलग केसेस किए मैंने, बहुत से केसेस में लगाया। मैंने पहले फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट बिग हिस्सा x एक्सिस की तरफ, अगले केस में ऑब्जेक्ट x एक्सिस से किसी थीटा एंगल पर खिसका, उसके बाद वो 90 डिग्री पर खिसक गया, उसके बाद वो 180 की तरफ चला और फिर 180 पर खिसका। तो अलग अलग तरीके से आप वर्क को पढ़ेंगे, अभी ध्यान देंगे किस तरीके से। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट उसी तरफ खिसक गया, वो डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हुई उसकी जिस तरफ मैंने फोर्स लगाया उस पर। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन एंड थीटा विल बी 0 डिग्री, cos 0 विल बी +1। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वर्क यहां पर कितना होगा? एफ एस cos 0 की वैल्यू +1 एफ एस। तो याद रखेंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क इज एफ एस। वर्क की सबसे मैक्सिमम वैल्यू एफ एस होती है। इट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क बाय द फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो प्रत्यय समझ रहेगा। तो वर्क सबसे ज्यादा कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री का होता है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट केस लिया, मैंने मान लिया किसी थीटा एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हुई। अब यहां वर्क होगा एफ एस cos थीटा। आपको पता होना चाहिए बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे थीटा यहां से बढ़ा, यहां पर 0 डिग्री था, इसके बाद थीटा बढ़ा तो cos थीटा कम होगा, तो वर्क डिक्रीज होगा। As we increase the angle between displacement and force in first quadrant, work start to decrease, work decrease होता है।
इसके बाद मैंने मान लिया फोर्स मैंने इसी तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है। फॉर एग्जांपल सन के चारों तरफ जब कोई भी प्लेनेट घूमता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन बाय द प्लेनेट 0 माना जाता है। इसी तरीके से देखिए जरा, जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है या मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, तो उस रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसके कारण थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, 90 डिग्री आएगी और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने यहां क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने हाथ रख के मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ और उसके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तब ऐसे केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है? 0। तो याद रखिएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 0, तो वर्क डन भी जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था, जैसे जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वर्क कम होना स्टार्ट होता है। यहां वर्क मैक्सिमम था और जैसे जैसे ऊपर गए वर्क 0 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकेंड क्वाड्रेंट, हम क्या देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा all trigonometric ratios are positive, only sine and sine का opposite cosine are positive, only tan and tan का opposite cot are positive, cos and sec are positive in fourth quadrant। concept clear? यहां पर cos थीटा नेगेटिव हुआ, cos थीटा नेगेटिव, तो वर्क भी इस क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जैसे मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई, जैसे कि मैं इसमें मार्कर पे यहां मारूं, फोर्स डाउनवर्ड और ये उछलेगा अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, cos 180 की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव हो जाती है या मिनिमम वैल्यू आती है, और वर्क भी मैक्सिमम नेगेटिव या मिनिमम -fs के बराबर होता है। Concept clear? As we move from second quadrant to the third quadrant, जैसे जैसे एंगल बढ़ना स्टार्ट होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिविटी cos थीटा की कम होनी स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिविटी cos थीटा की कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यहां ज्यादा नेगेटिव होगा, यहां कम नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेगेटिविटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहां नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट होगी, यहां घटनी स्टार्ट होगी, और जब एंगल 270 डिग्री आएगा तो cos 270 पर फिर दोबारा से cos थीटा 0 हो जाएगा और वर्क डन 0 हो जाएगा। एज थीटा इंक्रीज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन जबरदस्त लगा था मुझे जब मैंने एक बार पहले सीपीएमटी के एग्जाम पेपर में देखा था। हम लोगों को यही बताया जाता था 12th तक, आप लोगों को भी यही पढ़ाया गया है कि cos थीटा डिक्रीज विद इंक्रीज इन थीटा। तो हमारा तो ध्यान ही नहीं पड़ा कभी इस चीज पर। फिर ध्यान दिया कि इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एज थीटा इंक्रीज cos थीटा आल्सो इंक्रीज। देखिए जरा, मैं यहां पर पहुंच गया 270 और 270 से जितना मैं 360 की तरफ चलूंगा उतना ही cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी और यहां पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहां भी वर्क पॉजिटिव। तो याद रखिएगा सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को या नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? हर एक बच्चे की समझ आ गया? ठीक है जी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अब आप वर्क भी सीख चुके, फोर्स भी सीख चुके, तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव खुद ही प्रूफ कर सकते हैं। मुझे पता है कोई भी टीचर इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता, पीए वगैरह में, हाफ ईयरली वगैरह 11th में नहीं देते तो टीचर्स,
लेकिन आपको पता होना चाहिए हाउ कैन वी प्रूव दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव मैथमेटिकली आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है। बेटे ध्यान दें, मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइनेशन प्लेन से भी यहां पर लाया जाएगा और डायरेक्ट यहां से गिर दिया जाएगा। अगर वर्क डन बाय द फोर्स जितना यहां है उतना ही यहां पर होता है, तब कंजर्वेटिव फोर्स है। आप कहेंगे सर कैसी उतपटांग बातें कर दी आपने, वर्क तो यहां ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। बच्चे, वर्क बाय द ग्रेविटेशन फोर्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर का क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड ऑन द हाइट mgh। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर इतना ही वर्क यहां आया, इतना ही वर्क यहां आया, तो आप सही है, फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब सरफेस फ्रिक्शनलेस है। आगे समझ? मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक m मास का ब्लॉक लिया और यहां से छोड़ दिया, तो वर्क डन बाय द फर्स्ट पाथ कितना होगा? mgh। अगर ये हाइट मैंने h मान ली, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया s। मतलब क्लियर? अब वुडन ब्लॉक जब किसी भी सिचुएशन पर यहां पर है तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा r, और इसे नीचे लाने के लिए काम क्या करेगा? mg sin थीटा। कौन करेगा? mg sin थीटा। और यहां पर इसका क्या होगा? mg cos थीटा। mg sin थीटा, sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपके पास फोर्स आया। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s। s से s कैंसिल, वर्क इज इक्वल टू mg h। अगर किसी बुक के अंदर इससे शॉर्टकट कोई मेथड हो और इससे बेहतरीन किसी भी टीचर ने आपको सिखाया हो तो प्लीज मुझे भी सिखाइएगा, ठीक है जी? आगे समझ? इसके बाद अब करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूफ, ठीक है? मैंने मान लिया एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। दोनों के लिए थीटा की वैल्यू अलग है, एक θ1 एक θ2। आपकी मर्जी है, चाहे θ1 और θ2 आप बराबर भी रख सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तब भी अलग अलग वर्क ही करेगा, दोनों सरफेसेस अलग अलग होंगी। दोनों सरफेसेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने मान लिया एक वुडन ब्लॉक यहां पर है जिसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आएंगे। इसका मास m है तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के अंतर्गत एक रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मैंने इसके ऊपर वेट अप्लाई किया, इसने मेरे ऊपर एक रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया r। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जो इंक्लाइनेशन प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है। आगे समझ? अब नेट फोर्स इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। समझ गए आप मेरी बात? समझ आ गया? तो उसका साइन कंपोनेंट इस तरफ हो गया mg, इस वेट का, जो इसका वेट है यही फोर्स बन के इसे वापस नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। तो mg sin थीटा ये और mg cos थीटा। अब थीटा की जगह आपने थीटा मान लिया है तो यहां आप थीटा वन रखेंगे। ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है क्योंकि आपने एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्रूफ किया है मैथमेटिकली, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन चैप्टर में। अब ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स कोशिश करेगा इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आने की, और फ्रिक्शन कोशिश करेगा इसे रोक के रखने की। फ्रिक्शन होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यहां किसके बराबर दिखाई दिया आपको? तो म्यू mg cos θ1। ये फोर्स नीचे लाने की कोशिश करता है, वो रोकने की कोशिश करता है, तो नेट फोर्स होगा आपके पास जो इसे नीचे लेकर आएगा। इस फोर्स में से आप उस फोर्स को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये फोर्स आया
एम जी मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा 1 लिखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आप बराबर मान लीजिएगा, ये भी एस और ये भी एस, मैंने मान लिया बराबर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। और ये जो एंगल है ये भी बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थीटा मान लीजिए आप सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब भाई मैं इस तरफ ले गया इसे, यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया स्मॉल एन, तो इसका भी रेट एम जी, रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इधर एम जी साइन थीटा यहां, और रेट ऑफ नॉर्मल इसका सॉरी फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि एन आर, एन इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस सरफेस। तो यहां से मैंने इसी चीज को देखा, ये W1 वर्क मान लिया, वो W2 आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, वहां फोर्स क्या बनेगा? साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा। म्यू डज नॉट इक्वल टू एन, तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट थ्रू वन पाथ इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू सेकेंड पाथ। मतलब क्लियर? ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रूफ। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं जी, वर्क में कोई दिक्कत? एनर्जी, एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन ही एनर्जी है, या मास की ही फॉर्म एनर्जी है, इक्वल टू एम स्क्वायर, या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी वर्क के बराबर है, काम को करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, तो काम एनर्जी के बराबर है। वर्क की SI यूनिट जूल थी, तो एनर्जी की SI यूनिट भी जूल है। वर्क की CGS यूनिट अर्ग थी, तो एनर्जी की CGS यूनिट भी अर्ग है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, समझ आ गया? अब एनर्जी कितनी तरीके की है? एनर्जी मेनली हमारे पास दो तरीके की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है जी। अब एक चीज मैं बताऊंगा, मैंने कहा एनर्जी मेनली आपके पास दो तरह की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, लेकिन मैंने ये बात नहीं कही कि सिर्फ दो ही तरीके की होती है। दरअसल क्या होता है, प्रेशर एनर्जी भी होती है, ठीक है जी, जब बर्नौलीज थ्योरम का यूज करेंगे आप। लेकिन मेनली दो तरह की एनर्जी होती है। अगर कोई तीसरी एनर्जी है तो मतलब वो इन्हीं से मिल करके बनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, या फिर आप ये कहेंगे जिस एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट का मोशन पॉसिबल हो पाया है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, या जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन के कारण पॉसिबल हुई है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आया, मैं T से रिप्रेजेंट करता हूं काइनेटिक एनर्जी को, हाफ mv² आता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल कई तरीके की है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस, जिसे आप mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर होने के कारण एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। एक स्प्रिंग मैंने खींच दिया तो खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी विद्यमान होती है, जो एनर्जी विद्यमान होती है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? K is the spring constant and Y is the stress displacement of the spring। आ गया समझ? इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, यहां तक कि काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी से इंपॉर्टेंट ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है जी। खैर, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप, एक तो इंटीग्रेशन मेथड से और एक बिना इंटीग्रेशन मेथड के, ठीक है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन मेथड से इसका प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट है एकेडमिक में। किस तरीके से करेंगे आप?
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया dx, और भाई dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, एफ लिखा मैंने m, कॉन्सेप्ट क्लियर, इनटू एक्सेलरेशन, dx एज इट इज, फिर मैंने क्या लिखा है सर, dv बाय dt। अब ये आपके पास हो गया वेलोसिटी, क्या हो गया बेटे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो dw इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, m v dv। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मास इज कांस्टेंट, तो आपने इंटीग्रेशन साइन से बाहर रख लिया। अब आप 0 टू w लिमिट रखेंगे वर्क की, और यहां पर 0 टू v रखेंगे वेलोसिटी की लिमिट। dw का इंटीग्रेशन w, m एज इट इज, v का v स्क्वायर बाय, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कांसेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के प्रूफ की। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके यहां रखना है h डिस्प्लेसमेंट, तो भाई मैं वर्क डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशन फोर्स इसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, वर्क हो गया मेरे पास एफ एच कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ एच, एफ इज इक्वल टू एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में आप जी को किस में लेते हैं, तो एम जी एच इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, mgh is the amount of work done and work is the form of potential energy, तो potential energy का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, mgh। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर रिवाइज होने के बाद कल आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, अगर ये आपके पास एक सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F, और ऑब्जेक्ट किसी s दूरी तक डिस्प्लेस हो गया, और यहां पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या? According to the work energy theorem, the amount of work done to displace an object from initial to the final position is equal to the change of kinetic energy also. आगे समझ पक्का? अगर इससे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर दें या प्रूफ कर दें, तो भाई साहब आप करेक्ट हैं, अदरवाइज आप रॉन्ग हैं, फिर ये सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, इस इक्वेशन में मैंने फोर्स को क्या लिखा, F इंटू एस, इसे वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हाफ यहां से कॉमन लेगा, मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी, यहां बचा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं आप, एम ए एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, एम कॉमन लेकर मैंने काट दिया, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आप बिल्कुल करेक्ट थे, समझ आ गया। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर दोनों के बीच कोई रिलेशन आता है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसे, इसमें आप
m से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और m से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, यह बन गया ओवर p²/2m। अब आप सिर्फ इन दो पर ध्यान देंगे, t इज इक्वल टू p²/2m, कॉन्सेप्ट क्लियर, और p इज इक्वल टू 2m t। अच्छा एक चीज और समझिए जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी, या आपको एक कह दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बाद मोमेंटम का कितना चेंज होता है और मोमेंटम के चेंज के बाद काइनेटिक एनर्जी का कितना चेंज होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब वो दो मेथड से मैंने आपको सिखाया, एक तो डिफरेंशियल मेथड और एक ऑर्डिनरी मेथड। अगर आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10% से 15% के बीच होता है, तब आप डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। अगर 10% से 15% के बीच नहीं है, या 10-15 मतलब 15% से कम नहीं है, तब आप ऑर्डिनरी मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों? दरअसल डिफरेंशिएशन मेथड एप्लीकेबल होता है स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है, और जब आप ऑर्डिनरी मेथड से उसी चीज को चेंज क्वेश्चन को करते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा गैप आया दोनों के आंसर में। तो उन घटनाओं से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी आप तब डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं जब आप कम चेंज देखते हैं मोमेंटम के अंदर या काइनेटिक एनर्जी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ द लीनियर मोमेंटम चेंजेस 10%, ठीक है, और ये आप करते हैं डिफरेंशियल मेथड से, तो दोनों में आपको थोड़ा सा अलग अलग 0.5 का डिफरेंस मिलता है। लेकिन अगर यही डिफरेंस 100% आ गया कि लीनियर मोमेंटम चेंज होगा 100%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी, तो वहां अगर आप डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप आएगा आंसर में। समझ गए आप लोग मेरी बात? 100% समझ गए? अब जो आपके पास नोट्स है मेरे दिए हुए, आप उन्हें तैयार करेंगे, कल यहीं से मैं क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। समझ आ गया? दैट्स इट।